जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 8th पार्ट देखने वाले हैं पार्लियामेंट सीरीज़ का। थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली समझाना, क्वालिटी मेंटेन करके समझाना ये मेरा फ़र्ज़ है, इसीलिए यहाँ पर पार्ट थोड़े ज़्यादा बनते हैं तो चलेगा, लेकिन मैं आपके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पर लाना चाहता हूँ। और मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि हम जल्द ही 10,000 की फैमिली जो है, 10,000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पर होने वाले हैं, तो 10,000 की हम फैमिली यहाँ पर बनने वाले हैं। तो इसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है, तो आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। और इसी के साथ एक सरप्राइज़ भी आने वाला है आप सभी के लिए। तो उससे पहले इस वीडियो में आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा वीडियो जो है, सेल्फी वीडियो, आप मुझे भेज सकते हो। उसमें आप चैनल के बारे में बता सकते हो कि आपको अगर फ़ायदा हुआ है तो किस तरीके से फ़ायदा हुआ है। अगर आप इसमें क्रिटिसाइज़ भी करते हो चैनल का, फिर भी वो भी आप मुझे वीडियो भेज सकते हो। वो जो सारे वीडियोस रहेंगे, जो बेस्ट वीडियोस रहेंगे, वो क्रिटिसाइज़ रहे फिर भी वो वीडियो मैं ज़रूर इंक्लूड करूँगा। उसका कंपाइलेशन करके मैं चैनल पर वो वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप मुझे ज़रूर भेजिए अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है इस चैनल से, या फिर आपके कोई भी सजेशंस हो या कोई भी चीज़ हो, आप मुझे वीडियो के ज़रिए भेज सकते हो। वो आप भेज सकते हो mmBin7102@gmail.com पर। जो ये है लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसकी भी जो लिंक है वो दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो आप ज़रूर भेजिए आपको कैसा लगता है ये जो चैनल है वो, क्या इसमें और जो मैं इम्प्रूवमेंट करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। और उसी के साथ अगर आप क्रिटिसाइज़ भी करना चाहते हो वो भी आप वीडियो भेज सकते हो। तो जो आपको लगता है, अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो वो भेजिए, अगर आपको नहीं फ़ायदा हुआ है तो वो भी आप वीडियो भेज सकते हो। जो आपका मन करता है वो आप वीडियो भेजिए। मैं उस सब का कंपाइलेशन करके ज़रूर अपने चैनल पर ये जो वीडियो है वो डालूंगा, ताकि हम जो फैमिली है वो एज अ फैमिली चैनल पर ज़रूर दिखे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और इसके साथ जो एक सरप्राइज़ आने वाला है वो मैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें लेकर आऊँगा। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे इस नाम से, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो मयूर मोगरे इस नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिसोल्यूशन। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन जो है वो किस तरीके से होता है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा डिसॉल्व होता है क्या, राज्यसभा डिसॉल्व होता है क्या। तो राज्यसभा जो है, हमने लास्ट पार्ट में देखा था, राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, तो वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है। हमने देखा था जब हमने पार्लियामेंट के स्टार्टिंग के पार्ट देखे थे, उसमें राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। एक जो मेंबर है वो 6 साल के बाद रिटायर, और जो लोकसभा है वो यहाँ पर डिसॉल्व होता है। हमने देखा है कि लोकसभा का जो टेनियर है वो होता है 5 सालों का, मतलब 5 सालों में जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाता है। अब उसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का जो टेनियर है वो दिया हुआ नहीं है, वो दिया हुआ है एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उसी के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी नहीं दिया है एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इसलिए लोकसभा जो है 5 साल में डिसॉल्व होती है, इसलिए इनका भी जो टेनियर होता है वो 5 सालों तक का होता है। अब ये जो लोकसभा है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं हम इमरजेंसी के वक्त, और ये पहले भी डिसॉल्व हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। तो लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। उसी के साथ साथ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अब यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से इसमें इफेक्ट होता है। बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन जो है, दैट इज ऑन द एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर ऑफ 5 years ऑफ टर्म एज एक्सटेंडिंग ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 5 साल को जो है उसका टेन्योर दिया हुआ है लोकसभा का, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा का टेन्योर 5 साल का दिया हुआ है, मतलब 5 सालों के बाद लोकसभा जो है वो डिसॉल्व होना ही है। लेकिन यहाँ पर 1 सालों के लिए जो एक्सटेंड कर सकते हैं हम, जब नेशनल इमरजेंसी होती है तब। अब ये इसकी क्या क्या कंडीशंस है, किस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है नेशनल इमरजेंसी में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए और डिटेल में मैं इसमें जाऊँगा नहीं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर 5 साल जब हो जाते हैं तब मोदी जी बोलेंगे कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना क्योंकि इनका 5 साल का टेन्योर जो है वो ख़त्म हो रहा है। अब जब नेशनल इमरजेंसी आती है तब 1 साल का वक्त आप मत दो, मैंने खुद ले लिया है मित्रों। तो यहाँ पर मोदी जी जो है वो 1 साल जो है वो एक्सटेंड कर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कंडीशंस है वो सारी की सारी कंडीशन मैंने नेशनल इमरजेंसी में जो है पढ़ा पढ़ा चुका हूँ मैं, जैसे 6 6 महीने। तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ मैं, तो वो मैं फिर से नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बिफोर 5 years, अब यहाँ पर बिफोर 5 years भी जो टेनियर है वो डिसॉल्व हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो सकता है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें पता है कि जो भी पार्टी यहाँ पर रहेगी इन पावर, उनके पास मेजोरिटी रहनी चाहिए।
अब मेजोरिटी जो है ये कौन सी मेजोरिटी है, तो ये है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज़्यादा, अब 50% से ज़्यादा रहना चाहिए, बराबर है। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि 50% जो इनकी मेजोरिटी है सस्टेन कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक बार इन्होंने 50% मेजोरिटी अपनी दिखा दी, उसके बाद वो 5 सालों तक उन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है या फिर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो 50% है ये उन्हें तब तक मेंटेन करने की ज़रूरत है जब तक वो पावर में रहना चाहते हैं। जब उन्होंने सोचा कि हमें पावर में नहीं रहना है, तब वो बता सकते हैं कि हमारी 50% मेजोरिटी नहीं है, हम यहाँ पर डिसॉल्व हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 50% से अगर कम लोग यहाँ पर उनके पास अगर रहते हैं, या फिर 50% से ज़्यादा जितने भी थे अगर वो इनके अपोज में चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर इनकी मेजोरिटी चली जाएगी। मेजोरिटी चली जाएगी मतलब ये डिसॉल्व हो जाएगा हाउस, बराबर है। अब यहाँ पर ये जो डिसॉल्यूशन है, प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करते हैं टू डिसॉल्व दी हाउस विच ही इज़ ऑथोराइज टू डू सो। लेकिन ये अपने मन से कभी भी कर सकते हैं क्या, तो नहीं, ये हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में या फिर प्राइम मिनिस्टर में या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये हमने डिटेल में देखा हुआ है। प्रेसिडेंट जो है वो तब कर सकते हैं जब मेजोरिटी जो है वो लूज कर देते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो, तब प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है कि वो यहाँ पर डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस को। Once the Lok Sabha is dissolved before the completion of the normal tenure, the dissolution is irrevocable। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उनको ऐसा पता चला कि इनकी जो मेजोरिटी है वो ख़त्म हो गई है, तो ये तो बोल देंगे चलो चलो निकलो। उसके बाद ऐसा होगा कि मोदी जी बोलेंगे हमने तो तुमको प्रेसिडेंट बनाया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अगर फिर से बोले कि आई एम जोकिंग, ऐसा नहीं है, मैं नहीं करना चाहता हूँ डिसॉल्व, लेकिन ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये इनरिवोकेबल है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ये इनरिवोकेबल है, ठीक है। अब ये मतलब इस तरीके से, लेकिन मैं एक मोटे मोटे रूप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो किसके पास होती है पावर, जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा, ये भी हमने देखा था, उसमें मे शब्द था जब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखा था, कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपनी मेजोरिटी जो है वो लूज़ कर देते हैं तो प्रेसिडेंट मे डिज़ोल्व दी हाउस, बराबर है। मतलब उन्हें डिसॉल्व ही करना चाहिए क्या, तो ऐसा भी नहीं है, मे डिसॉल्व। अब इस तरीके के जो वर्ड है वो यूपीएससी खेलता है बहुत बार, तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व दी हाउस, तो अगर शैल आता है तो वो गलत रहेगा, वहाँ पर मे था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन यही जो है हमारे मार्क जो है बनाती है और बिगाड़ती है। अब यहाँ पर आता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अब डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा में आता है ऑल द बिजनेसेस इंक्लूडिंग बिल्स, मोशंस, रिजोल्यूशन, नोटिस, पिटिशन एंड सो ऑन पेंडिंग बिफोर इट और इट्स कमिटी लैप्स। अब यहाँ पर हमने देखा था कि अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो इसकी जो भी बिल्स हो या फिर मोशंस हो या फिर रिजोल्यूशंस हो या फिर नोटिस हो या फिर पिटिशंस हो, जितने भी है सो ऑन पेंडिंग बिफोर इट, वो लैप्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशंस है, जैसे कि जो बिल होता है, बिल यहाँ पर कब कब कौन सी कंडीशन पे डिसॉल्व होगा, तो ये हम यहाँ पर जो कंडीशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो है वो बनते ही है पीएससीज में, यूपीएससी में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपके जो पूरे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कंडीशंस है, देखिए सबसे पहले आता है कि अगर बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है लोकसभा में, ठीक है, अगर बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है लोकसभा में और अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो बिल भी लैप्स हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अगर लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है और लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है तो बिल लैप्स हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन आती है कि अगर बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है राज्यसभा में और अगर वो राज्यसभा से पास होकर लोकसभा के पास जाता है और फिर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है लोकसभा में, फिर वो जा रहा है राज्यसभा में, और अभी बिल जो है वो राज्यसभा में है क्योंकि लोकसभा से बिल पास हो चुका है, अब वो राज्यसभा में जा रहा है। राज्यसभा में जाने के बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व होता है तो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये तीन कंडीशंस हमने देख ली, तीन एक बार फिर से देखते हैं कि अगर लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है तो बिल लैप्स हो जाएगा। ये तो इजी समझ में आता है क्योंकि लोकसभा के हाथ में ही बिल है, वो डिसॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियस है वो चला जाएगा। राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है
और वो अगर लोकसभा में आ रहा है तो अभी भी बिल लोकसभा के हाथ में है, लोकसभा के हाथ में है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है तो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये भी चीज़ समझ में आती है। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है लोकसभा में, लोकसभा ने पास कर दिया, हो गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा में बिल है, राज्यसभा के हाथ में बिल है, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो रहा है तो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है कि बिल इंट्रोड्यूस हुआ है राज्यसभा में, अब यहाँ पर राज्यसभा में ही है, लोकसभा में गया नहीं है, और लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो यहाँ पर बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी तक वहाँ से पास नहीं हुआ है, पास होने का है, और लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है। मतलब जो बिल है वो राज्यसभा में ही है, लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, तो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होता है, वो वहाँ से पास होकर राज्यसभा में जाता है, फिर वहाँ से पास होकर वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है, और इसी कंडीशन में प्रेसिडेंट के हाथ में बिल है और लोकसभा डिसॉल्व होता है तो बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है कि लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पास होता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसे रिटर्न कर देता है कंसिडरेशन के लिए। अब यहाँ पर फिर राज्यसभा में आया है, लेकिन राज्यसभा में रहने के बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो बिल लैप्स नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। अब यहाँ पर और इसे आसानी से और रिफाइन करके समझना है तो हमें सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि अगर सिर्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में खेल रहा है, और अगर उसे लोकसभा ने टच कर दिया है वो बिल को, तो बिल लैप्स होगा अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने उसे टच कर लिया, प्रेसिडेंट का उसे हाथ लग गया, फिर वो कोई भी ताकत उसे लैप्स होने से नहीं रोक सकती। लोकसभा डिसॉल्व भी होता है फिर भी वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट का हाथ लगने का है, प्रेसिडेंट का हाथ लगने का है और लोकसभा और राज्यसभा में खेल रहा है बिल, और अगर लोकसभा का हाथ लग गया है उसे, तो वो लैप्स होना ही है, लोकसभा का डिसॉल्व होती है तो। और अगर लोकसभा का हाथ नहीं लगा है, लोकसभा ने अभी तक टच ही नहीं किया है उसको, राज्यसभा के पास ही बिल घूम रहा है, तो वो लैप्स नहीं होगा। ठीक है, दो ही कंडीशन है, लोकसभा ने टच कर लिया है तो बिल लैप्स होगा, प्रेसिडेंट ने टच कर लिया है तो कोई भी कंडीशन में लैप्स नहीं होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि जॉइंट सिटिंग यहाँ पर होती है। जॉइंट सिटिंग क्यों होती है, अगर डेडलॉक हो जाता है तो, बराबर है, डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं दोनों हाउसेस में, डेडलॉक हो जाता है यहाँ पर, तो जॉइंट सिटिंग में कौन बुलाता है जॉइंट सिटिंग, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है बुलाएंगे। अब प्रेसिडेंट जब बुलाते हैं तब भी यहाँ पर लोकसभा डिसॉल्व होने पर बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट की नज़र वो बिल पर पड़ गई है। तो दो ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, प्रेसिडेंट का हाथ अगर उस पर लगता है बिल को तो डिसॉल्व लैप्स नहीं होगा बिल, और अगर लोकसभा का हाथ लगता है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के इसमें अगर लोकसभा का हाथ लगता है तो वो डिसॉल्व होगा। फिर आते हैं हम कोरम पर। अब यहाँ पर कोरम जो है, कोरम मतलब क्या होता है, बेसिकली कोरम क्या है, कोरम वो है कि मिनिमम लोग जो है वो हमें चाहिए यहाँ पर। मतलब क्या है कि अगर स्कूल जो है, स्कूल चलानी है तो मिनिमम एक बच्चा जो है वो चाहिए ही, तब जाके टीचर जो है वो पढ़ा पाएगी किसी को। अगर कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं आया है तो वहाँ पर टीचर जो है वो कैसे पढ़ा पाएगी। अगर आप थिएटर में जाते हो तो हो सकता है वहाँ पर आप उनकी कंडीशन हो कि 10 लोग अगर वहाँ पर आते हैं कोई मूवी देखने तो ही मूवी स्टार्ट होगी, अगर 10 लोगों से कम कहीं आते हैं मूवी देखने के लिए तो मूवी स्टार्ट नहीं की जाएगी। तो ये क्या हो गया, मतलब 10 लोगों का वहाँ पर कोरम चाहिए। वो कोरम हो गया कि मिनिमम कितने लोग चाहिए, तब जाके जो प्रोसीडिंग हो, मूवी हो, लेक्चर हो, वो शुरू होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है, तो कोरम हम उसे कहते हैं। अब कोरम जो है वो कितना है, तो 1/10 यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच हाउस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनको मिलाकर यहाँ पर 1/10 जो है लोग चाहिए, इतनी जो लोग हैं वो चाहिए, तब जाके प्रोसीडिंग जो है हाउस की वो शुरू हो सकती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 55 मेंबर जो है वो चाहिए लोकसभा में, और 25 मेंबर जो चाहिए वो चाहिए राज्यसभा में, क्योंकि हमने देखा है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 552 लोकसभा है और 250 ये राज्यसभा है। तो इस तरीके से 110 जो है हमें यहाँ पर लोकसभा के लिए चाहिए 55 मेंबर्स, और जो 25 मेंबर्स हैं मतलब 250 110 25 मेंबर चाहिए राज्यसभा के लिए, तब जाके यहाँ पर जो भी बिजनेस हो, प्रोसीडिंग्स हो, वो कंडक्ट हो सकती है। नहीं तो फिर अगर कोरम नहीं बैठ रहा है तो क्या होगा, जो मीटिंग ऑफ द हाउस है वो ड्यूटी रहेगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की
या तो अर्जेंट कर दे हाउस या फिर सस्पेंड कर दे मीटिंग अंटिल द कोरम आ जाए। मतलब क्या है अर्जेंट, मतलब हमने लास्ट वीडियो में ही अर्जेंट के बारे में अच्छे से डिटेल में देखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और या फिर वो सस्पेंड कर सकती है हाउस को। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है वोटिंग इन द हाउस। अब वोटिंग किस तरीके से होगी, अब यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ कि आप, अब यहाँ पर हमारे जो 10,000 सब्सक्राइबर है ये कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसी सिलसिले में हम एक वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर जो चैनल पर डालेंगे। तो आप चैनल के बारे में आपको जो भी लगता है, चैनल के बारे में आपको अच्छा लग रहा है कि आपकी किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है चैनल का, या फिर आपको अगर अच्छा नहीं भी लग रहा है, आपको क्रिटिसाइज़ करना है, आपको किस तरीके से इम्प्रूवमेंट चाहिए चैनल में, तो इसका एक छोटा सा सेल्फी वीडियो आप बनाकर MMBean7102@gmail.com इस पर भेज सकते हो। तो ये जो है MMBean7102 ये डिस्क्रिप्शन में ये जो ईमेल आईडी है वो दिया हुआ है। तो आप एक छोटा सा सेल्फी वीडियो जो है वो बनाकर भेज सकते हो इस मेल पर। जो अच्छे बेस्ट वीडियोस रहेंगे, अच्छे मतलब पॉजिटिव वाले ही नहीं, निगेटिव जो क्रिटिसिज्म रहेगा वो भी मैं अपलोड करूँगा, उसका कंपाइलेशन करके मैं चैनल पर डालूँगा, ताकि हमारी जो एक फैमिली है वो अच्छे से एक फैमिली के रूप में दिख सके और सबका जो एक प्रेजेंस है वो एक चैनल पर दिख सके। इसलिए मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर भेजिए एक छोटा सा सेल्फी वीडियो, 1 मिनट का भी हो सकता है, जितना आपको भेजना है वो आप भेज सकते हो। और एक सरप्राइज़ जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर आएगा, चैनल पर अपलोड करूँगा मैं। तो आप वीडियो ज़रूर भेजिए ताकि हम मैं चैनल पर डाल सकूँ उसका कंपाइलेशन करके। और नेगेटिव कमेंट भी आप डाल सकते हो, वो भी मैं चैनल पर ज़रूर डालूँगा। तो यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जितने भी मैटर्स है आइदर हाउस और जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ दी हाउसेस आर डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी अगर बिल आता है, यहाँ पर कोई भी अगर समस्या आती है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो वोट्स है, वोट्स के ज़रिए यहाँ पर जो भी बिल है वो पास किया जाता है। अब कुछ कुछ जो होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं या फिर इफेक्टिव मेजोरिटी से होते हैं, बराबर है। जैसे कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ स्पीकर, तो ये सारी जो होती हैं ये इफेक्टिव मेजोरिटी से होते हैं। कुछ कुछ जो होते हैं वो स्पेशल मेजोरिटी से लिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है। मतलब 50% जितने भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट एंड वोटिंग 50% +1। अब प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या है, ये भी मैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से समझा चुका हूँ। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हाउसेज डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्यों एक्सक्लूड किया है, क्योंकि वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। वो कब करते हैं, अगर टाई होता है तो वो सिचुएशन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर 50% से ज़्यादा जो है वो चाहिए होता है, वोटिंग से लेते हैं हम। जॉइंट सिटिंग को भी प्रिसाइड कौन करते हैं, तो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं, स्पीकर जो है वो करते हैं। अब उसी के साथ साथ अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई बिल यहाँ पर आया है, सिंपल मेजोरिटी की बात ले रहे हैं, कोई बिल यहाँ पर आया है। अब वो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिसाइड करेंगे यहाँ पर पास हुआ या नहीं हुआ। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो वो ऐसा ही बोलेंगे कि दोज हु आर इन फेवर से येस एंड अगेंस्ट से नो। अब उसके बाद वो बोलेंगी अगर यहाँ पर येस जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, येस जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो बोलेंगी कि आई थिंक द येस हैव इट, आई थिंक द येस हैव इट। ऐसा 2 बार बोलेगी, ट्वाइस बोलेगी कि आई थिंक द येस हैव इट, द येस हैव इट। अब आपने कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो देखी होगी, राज्यसभा की या लोकसभा की, उसमें देखी होगी, उसमें से इस तरीके से भी जो है बिल वो पास होता है। जो जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी जो कुछ भी है वो आता है उनके पास, स्पीकर के पास, मैडम स्पीकर के पास। तो वो यही बोलती है कि दोज आर इन फेवर से येस, दोज आर अगेंस्ट से नो। तो वहाँ पर येस नो जो है वो चिल्लाते हैं, और वो बोलती है कि आई थिंक द येस हैव इट, द येस हैव इट। अगर या फिर नो है तो नो हैव इट, नोज हैव इट। तो इस तरीके से बिल जो है वो पास होता है या फिर रिजेक्ट होता है। अब यहाँ पर कोई समस्या अगर आती है, यहाँ पर कोई अगर बोलता है कि आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आई मीन मैडम स्पीकर, यहाँ पर क्या होगा फिर, अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है, अगर ऐसा लगता है कि मैडम स्पीकर ने येस जो है वो ज़्यादा सुन लिया है, लेकिन ज़्यादा जो है वो नोज बोलने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मैडम स्पीकर जो है वो लॉबी जो है वो क्लियर कर देगी। और 3 मिनट्स और 30 सेकेंड की गैप के बाद सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा जाएगा, सेम तरीके से यहाँ पर सब कुछ किया जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से सब कुछ किया जाएगा आफ्टर 3 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अब यहाँ पर क्या होगा, वो होने के बाद फिर अगर फिर से ऑब्जेक्ट होता है, फिर से ऑब्जेक्शन अगर यहाँ पर आता है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा,
प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डायरेक्ट करेंगे दैट दी वोट्स बी रिकॉर्डेड आइदर बाय ऑपरेटिंग द ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर और बाय यूजिंग एज एन नो स्लिप्स इन दी हाउस। मतलब आप तो ठीक है, आप एक काम करो, इतना मेरे पे अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैं येस जो है वो गलत सुन रही हूँ या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर लाते हैं यहाँ पर, या फिर येस और नो की स्लिप्स यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, बाय द मेंबर गोइंग इनटू द लॉबीज, लॉबीज में जाने के बाद अगर ये जो ओपिनियन है स्पीकर का डिवीजन अननेसेसरीली यहाँ पर क्लेम्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैडम स्पीकर है या फिर जो स्पीकर है वो यहाँ पर बोल सकती है कि जितने भी येस वाले हैं वो खड़े हो जाओ, उनको काउंट करेंगे। फिर जितने भी नोज़ वाले हैं वो खड़े हो जाओ, उनको काउंट करेंगे जो नोज़ बोल रहे हैं। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो है वो हो सकती है। किस तरीके से वोटिंग होता है, तो किस तरीके से होगा, सबसे पहले जो बिल है वो स्पीकर के पास आएगा। स्पीकर बोलेगी कि दोज हु आर इन फेवर से येस, अगेंस्ट से नोज, जो भी होगा आई थिंक द येस हैव इट 2 बार बोलेंगी और बिल जो है वो पास हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो लॉबी में भेजकर वो फिर से 3 मिनट्स एंड 30 सेकेंड के गैप के बाद फिर से वो सेम क्वेश्चन जो है वो रेस करेंगे। अगर फिर से कोई ऑब्जेक्ट करता है तो रिकॉर्ड किया जाएगा ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर से या फिर येस और नो स्लिप से। देखो ये AYE है, येस एंड नोज। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि ओपिनियन जो है स्पीकर का अगर वो अननेसेसरली क्लेम हो रहा है तो येस वाले भी खड़े कर सकते हैं, नोज वाले भी खड़े कर सकते हैं, दोनों को गिन के वो फिर जजमेंट जो है वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर लैंग्वेज क्या रहेगी, तो लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर सकते हैं, तो लैंग्वेज जो है बेसिकली 2 लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदी और इंग्लिश जो है ये डिक्लेयर की है टू बी द लैंग्वेज फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हिंदी या फिर इंग्लिश जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इंग्लिश क्यों की थी, क्योंकि इंग्लिश जो है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती आ रही थी, इंग्लिश जो है वो इस्तेमाल हो रही थी। हिंदी जो है ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अब नेशनल लैंग्वेज रहने के बाद हिंदी भी यहाँ पर पार्लियामेंट के ट्रांजैक्शन में शुरू कर दी गई। लेकिन ये जो है इंग्लिश ये कुछ सालों तक के लिए ही थी। ठीक है, कुछ सालों तक के लिए ही थी कि उसके बाद हम ये जो इंग्लिश है उस पर देखेंगे, अगर नहीं कंटिन्यू करना है तो नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर कंटिन्यू कर दी गई। अब यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो परमिट कर सकते हैं जो भी मेंबर हो वो हाउस में अपने मदर टंग में भी यहाँ पर प्रिसाइड जो है वो कर सकते हैं। अगर आपकी मदर टंग मराठी है तो मराठीमध्ये पण बोलू शकतात, अगर आपकी गुजराती है तो गुजराती में भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से जो भी आपकी मदर टंग होंगी उस टंग में, वो ज़बान में आप वहाँ पर प्रोसीडिंग में बोल सकते हो। उसी के साथ साथ बोथ दी हाउसेज द अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन के लिए भी यहाँ पर जो है अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था इंग्लिश जो है वो डिसकंटिन्यू करना था इन्हें आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 1950 में, तो उसके 15 सालों के बाद मतलब 1960 में जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इसे डिसकंटिन्यू कर देना था। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अलाउ कर दिया इंग्लिश को टू बी कंटिन्यूड अलॉन्ग विथ हिंदी। मतलब इसने कंटिन्यू कर दिया, ठीक है आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो दोनों लैंग्वेज में हो सकता है। तो इस तरीके से लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट है। अब यहाँ पर राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ पर लैंग्वेज से याद आ रहा है कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया की भी लैंग्वेज वहाँ पर जाना चाहिए, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूएन में, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूएन में। और उसके बाद अगर वहाँ पर इंग्लिश हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है तो उसके लिए किस तरीके की मेजोरिटी लगेगी, क्या लगेगा। तो ये 2 चीज़ों का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए आप कमेंट में लिख सकते हो या अपने मन में भी रख सकते हो, लेकिन आप जो इसका आंसर है अगर आपको नहीं पता है तो ढूंढिए ज़रूर। अगर कमेंट में लिखोगे तो बाकियों को ढूंढने का जो एक काम है वो बच जाएगा, अगर किसी को नहीं पता है तो। इसलिए आप, मैं बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो आप ज़रूर ढूंढिए और मन में भी रख सकते हो, लेकिन याद ज़रूर कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार के एग्ज़ाम में। तो ये जो है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, यहाँ पर मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब लिया था चैप्टर उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि उनके पास राइट होता है जो भी प्रोसीडिंग्स हो उसमें बोलने का, उसमें पार्ट लेने का, लेकिन वोट जो है वो नहीं कर सकते हैं। क्यों वोट नहीं कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, वहाँ पर डिटेल में लिया था। सेम एज दैट ऑफ अटॉर्नी जनरल को भी वही राइट है, वो प्रिसाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं दोनों भी हाउस के प्रोसीडिंग में, लेकिन वोट जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई है दोनों चैप्टर्स में। अगर आपने नहीं देखा है दोनों चैप्टर तो ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए अटॉर्नी जनरल जो है
वो भी अभी काफ़ी न्यूज़ में थे, इसलिए अटॉर्नी जनरल पर क्वेश्चन मुझे लगता है बन सकता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पदवी उन्हें दी हुई है या नहीं दी हुई है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्ज़ाम है उसमें आ सकता है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्ज़ाम में आज पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों चैप्टर जो है आप अच्छे से फिर से कर लीजिए, प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर लास्ट आते हैं हम लेम डक सेशन। अब लेम डक सेशन मतलब क्या होता है, ये रेफर करते हैं लास्ट सेशन, जो भी लास्ट सेशन होता है जो एग्जिस्टिंग लोकसभा है उसका, आफ्टर द न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड। अब यहाँ पर क्या होता है, न्यू लोकसभा इलेक्ट होकर आ गई है, लास्ट सेशन जो होता है उसे हम एग्जिस्टिंग लोकसभा का, जो पहले एग्जिस्टिंग लोकसभा थी उसका, उसे हम यहाँ पर लेम डक सेशन कहते हैं। अब जो कि मेंबर्स जो लोकसभा के हैं, एग्जिस्टिंग लोकसभा के हैं, वो फिर से चुनकर यहाँ पर नहीं आ पाए हैं नई लोकसभा में, उसे हम कहते हैं लेम डक्स। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं लेम डक जो है वो व्हाट इज़ मीन बाय लेम डक, या फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेम डक्स, यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है क्या होते हैं। तो इस तरीके से जो भी ऐसे मेंबर्स हैं जो एग्जिस्टिंग लोकसभा के हैं लेकिन वो फिर से चुनकर यहाँ पर नहीं आए हैं इलेक्टेड लोकसभा में, तो उसे हम लेम डक्स कहते हैं। और जो ऐसी एग्जिस्टिंग लोकसभा होती है जो फिर से नहीं आई हैं, उनके लास्ट सेशन को यहाँ पर लेम डक सेशन कहते हैं। मतलब 2014 में जो कांग्रेस रहेगी उनका लिमडक सेशन रहेगा लास्ट वाला, क्योंकि वो फिर से नहीं आई है। उसी के साथ साथ जो भी यहाँ पर चुनकर नहीं आए हैं, जो एग्जिस्टिंग लोकसभा में थे वो अभी चुनकर नहीं आए हैं, वो रहेंगे लेम डक्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो ये वीडियो है उसका एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो वीडियो है वो ज़रूर भेजिए, जो छोटा सा सेल्फी वीडियो है वो, ताकि वो मैं चैनल में अपलोड कर सकूँ कंपाइलेशन करके। और जो एक अच्छा बड़ा सरप्राइज़ है वो जल्द से जल्द आने वाला है यहाँ पर। तो थैंक यू वेरी मच। 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द हो जाएंगे हमारे, तो उसके लिए आज ही हो जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।